लेकिन बीबी डोंग के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं आई। उल्टा बिस्तर के नीचे छिपे तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आखिर इसकी वजह भी तो 6 साल पुरानी थी। 6 साल पहले बीबी डोंग ने तुम्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया था। उस समय तुम्हें लगा था कि अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी है। तुमने सोचा था कि अब तांग सान और यू शियाओगांग जैसे लोगों से आगे निकलना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान ही माँ और बेटे का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। उस दिन तुम्हारे अंदर ट्विन मार्शल सोल्स जागृत हुए और तुम्हारे पास फुल इन्नेट सोल पावर भी था। लेकिन तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल था सिक्स विंग्ड एंजल। यह वही डिवाइन मार्शल सोल था जो केवल एंजल क्लैन की ब्लड लाइन में ही जागृत हो सकता था। जैसे ही बीबी डोंग की नज़र तुम्हारे दूसरे मार्शल सोल पर पड़ी, उसके चेहरे की खुशी और हैरानी पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह गुस्सा, नफरत और जानलेवा किलिंग इंटेंट ने ले ली। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी बर्फ की तरह हो गईं और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इसका दूसरा मार्शल सोल सिक्स विंग्ड एंजल कैसे हो सकता है। वह एंजल क्लैन से इतनी नफरत करती थी कि उसने मन ही मन कसम खा रखी थी कि इस ब्लड लाइन का हर व्यक्ति एक दिन खत्म होगा। इसलिए तुम्हारे लिए उसके दिल में मौजूद सारा प्यार उसी पल बिखरने लगा। कुछ क्षण पहले तक वहां मौजूद सभी लोगों को यकीन था कि तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर होगा, क्योंकि पहला मार्शल सोल डिवावरिंग स्पाइडर एम्परर था। लेकिन जब सिक्स विंग्ड एंजल सामने आया तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी की आंखों में अविश्वास था। डिवावरिंग स्पाइडर एम्परर और सिक्स विंग्ड एंजल, ऐसा कॉम्बिनेशन किसी ने आज तक नहीं देखा था। कियान दाओलियू भी अपनी जगह पर खड़े खड़े हैरान रह गए। वह तो केवल तुम्हारी असली पहचान जानने आए थे, लेकिन अब सच्चाई उनके सामने खुद खड़ी थी। पहले उन्हें शक था कि शायद तुम बीबी डोंग और किसी दूसरे व्यक्ति की संतान हो, लेकिन मार्शल सोल कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा सिक्स विंग्ड एंजल साफ बता रहा था कि तुम्हारे शरीर में एंजल क्लैन का खून बह रहा है। दूसरी तरफ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तुम्हारे शरीर में सिहरन दौड़ गई क्योंकि तुमने मंच से आती हुई बीबी डोंग की किलिंग इंटेंट को साफ महसूस कर लिया था। तुम्हारे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब मैं कैसे बचूंगा। अगर उसने मुझे भी अपने पुराने दुश्मनों की तरह खत्म करने का फैसला कर लिया तो। यह सोचकर तुम्हारी पीठ पर ठंडा पसीना आने लगा। तुमने धीरे से सिर उठाया और बीबी डोंग की आंखों में देखा। उसकी ठंडी निगाहें साफ कह रही थीं कि तुम्हारी मौत तय है। अगले ही पल तुमने तुरंत सिर झुका लिया और अवेकनिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए। ट्विन मार्शल सोल्स और फुल इन्नेट सोल पावर मिलने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी की एक झलक तक नहीं थी। पूरा स्पिरिट हॉल तुम्हारी प्रतिभा देखकर दंग था, लेकिन तुम्हारे दिल में केवल डर था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह अवेकनिंग सेरेमनी आने वाले समय में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की दिशा बदलने वाली है। मार्शल हॉल में मौजूद कई लोगों के मन में तुम्हें रास्ते से हटाने का विचार आया। आखिर इतना बड़ा जीनियस अगर बड़ा हो गया तो भविष्य में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन यह स्पिरिट हॉल का मुख्यालय था। यहाँ टाइटल्ड डुलियो भी बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कियान दाओलियो ने बीबी डोंग के शरीर से उठती किलिंग इंटेंट महसूस की और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह बच्चा शायद आज की रात भी जिंदा न बचे। एंजल क्लैन के अलावा कोई भी सिक्स विंग्ड एंजल जागृत नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था कि तुम्हारे अंदर एंजल ब्लड लाइन मौजूद थी। अगले ही पल गोल्डन लाइट चमकी और कियान दाओलियो अपनी जगह से गायब हो गए। बीबी डोंग कुछ देर तक तुम्हारी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसके चेहरे पर भाव लगातार बदल रहे थे। आखिर वह बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और चुपचाप चली गई। निंग फेंगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह बच्चा सुरक्षित बड़ा हो गया तो आने वाले समय में पूरी पीढ़ी पर अकेले राज करेगा। स्वोर्ड डुलियो भी तुम्हारी प्रतिभा देखकर मन ही मन हैरान थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि स्पिरिट हॉल की ताकत आने वाले कई दशकों तक और बढ़ने वाली है। वहीं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की तरफ बैठे यू तियनहेंग और यू तियानशिन काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोले। उनके सामने खड़ा यह लड़का अब केवल एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि मॉन्स्टर लेवल जीनियस बन चुका था। यू लूमियन ने अपने दोनों पोतों की उदास शक्ल देखी और गंभीर आवाज में कहा, क्या हुआ? इतनी सी बात से तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया? याद रखो, तुम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के वारिस हो। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली बीस्ट मार्शल सोल है। ड्रैगन कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। उनके शब्द सुनते ही दोनों युवकों की आंखों में फिर से जोश लौट आया। यू तियनहेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ आवाज में कहा, दादाजी चिंता मत कीजिए।
चाहे उसके पास ट्विन मार्शियल सोल्स ही क्यों न हो। मैं एक दिन पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन ही सबसे महान मार्शियल सोल है। यू तियानशिन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने ड्रैगन क्लॉस और ड्रैगन फैंग्स से पूरी दुनिया में हमारे क्लैन का नाम गूंजाऊंगा। चाहे सामने ट्विन मार्शियल सोल जीनियस ही क्यों न हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दोनों की आंखों में फिर से फाइटिंग स्पिरिट जल उठी। यू लोमियन ने संतोष से सिर हिलाया। उन्हें पता था कि एक सच्चा ड्रैगन कभी हार मानना नहीं सीखता। दूसरी ओर अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद तुमने कियान दाओलियू के पास जाकर शरण नहीं मांगी। तुम सीधे पोप पैलेस लौट आए। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि चाहे जितनी भी देर कर लो, बीबी डोंग से सामना होना तय है। भागने से किस्मत नहीं बदलती। पूरे रास्ते तुम्हारे दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। तुम बार बार सोच रहे थे कि जब बीबी डोंग सामने आएगी तब क्या होगा। कुछ ही देर बाद महल के बाहर हाई हील्स की परिचित आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ कमरे का माहौल और भारी होता जा रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बीबी डोंग अंदर दाखिल हुई। बाहर से आती धूप उसकी परछाई के पीछे छिप गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर लंबे समय तक तुम्हें बिना कुछ बोले देखती रही। उसकी आंखों में अब भी किलिंग इंटेंट थी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती शांत कर रखा था। उसके मन में एक के बाद एक पुराने दृश्य घूमने लगे। पूरी डुलियो कॉन्टिनेंट में केवल एंजल क्लैन के सीधे वंशज ही सिक्स विंग्ड एंजल जागृत कर सकते थे। लेकिन तुम्हारा पहला मार्शियल सोल डिवावरिंग स्पाइडर एम्परर था। उसने पूरी जिंदगी केवल कियान रेंशुए को जन्म दिया था। इसलिए उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर दोनों मार्शियल सोल्स सच हैं तो क्या तुम उसके और कियान शुंजी की संतान हो सकते हो। यह सवाल उसके दिल को भीतर से तोड़ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। इतने वर्षों में उसने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था। तुम हमेशा आज्ञाकारी रहे, कभी उसकी बात नहीं टाली और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। इतने सालों का अपनापन उसे अंतिम फैसला लेने से रोक रहा था। तभी तुमने मासूम आवाज में पूछा, ओ महामहिम, आपको क्या हुआ। तुम्हारी आवाज सुनते ही बीबी डोंग अपनी सोच से बाहर आई। उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी निगाहें अब भी ठंडी थीं, लेकिन उनमें पहले जितनी नफरत नहीं बची थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दूसरा मार्शियल सोल क्या मतलब रखता है। तुमने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, अगर आपको मेरा दूसरा मार्शियल सोल पसंद नहीं है तो कृपया इसे नष्ट कर दीजिए। यह सुनते ही बीबी डोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ट्विन मार्शियल सोल्स और फुल इन्नेट सोल पावर पूरी दुनिया में लाखों लोगों में किसी एक को मिलते हैं। यह ऐसी प्रतिभा है जिसका हर सोल मास्टर सपना देखता है। फिर भी तुम इसे छोड़ना चाहते हो। तुमने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि आपको यह पसंद नहीं है। अगर इससे आप खुश रहेंगी तो मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत भी छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए आपकी मुस्कान किसी भी मार्शियल सोल से ज्यादा कीमती है। तुम्हारे मासूम लेकिन सच्चे शब्द सीधे बीबी डोंग के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में भरी किलिंग इंटेंट धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने महसूस किया कि इतने सालों में उसने केवल एक प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं, बल्कि ऐसा बेटा पाला है जो अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी उसके लिए त्याग सकता है। उसके मन की बर्फ पहली बार पिघलने लगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज लिया गया यही फैसला भविष्य में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल देगा। आने वाले समय में यही बच्चा ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां तक पहुंचना किसी साधारण सोल मास्टर के लिए केवल एक सपना था। अभी जो कुछ हुआ था वह बीबी डोंग की एक परीक्षा थी। वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियां प्यार से तुम्हारे बालों को सहलाने लगीं और उसकी आंखों की कठोरता पहले से काफी नरम हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य एंजल क्लैन को पूरी तरह खत्म करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी निराश मत करना। उसकी आवाज में पहली बार गुस्से से ज्यादा उम्मीद सुनाई दे रही थी। उसने आगे कहा, तुम्हारे पास ट्विन मार्शियल सोल्स हैं। तुम्हारी प्रतिभा पूरे महाद्वीप में सबसे दुर्लभ है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा डिवावरिंग स्पाइडर एम्परर 9 सोल रिंग्स तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सिक्स विंग्ड एंजल पर एक भी सोल रिंग मत लगाना। क्या तुम मेरी बात समझ गए। तुमने बिना एक पल गवाए सिर हिला दिया। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तुम्हारे शांत और आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर बीबी डोंग के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था।
उसने तय कर लिया कि वह तुम्हें दुनिया की सबसे तेज तलवार बनाएगी, ऐसी तलवार जो एक दिन एंजल क्लैन का अंत करेगी। कमरे का माहौल अभी शांत ही हुआ था कि अचानक महल के बाहर सुनहरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ उतरा। अगले ही पल 84वें स्तर के सोल डुलियो और एंजल लीजन के कमांडर कियान गुआंग्याओ वहां प्रकट हुए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने सीधे बीबी डोंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं ग्रेट वर्शिप की आज्ञा लेकर आया हूँ। इस बच्चे को तुरंत वर्शिप हॉल ले जाना होगा। यह सुनते ही बीबी डोंग की आंखों में फिर से ठंडी चमक लौट आई। उसने मन ही मन सोचा, इतने सालों तक इस बच्चे की कोई खबर नहीं ली और आज जब इसकी प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने आ गई, तब इसे वापस ले जाने आ गए। कितनी अच्छी योजना बनाई है। कियान गुआंग्याओ ने कठोर स्वर में कहा, मैं केवल वर्शिप हॉल का आदेश मानता हूँ। ओक पैलेस मुझे रोक नहीं सकता। उसने सीधे कियान दाओलियू का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन यह सुनते ही बीबी डोंग का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे 9 चमकते सोल रिंग्स प्रकट हो गए। 93वें स्तर के टाइटल डुलियो की भयानक ऑरा पूरे महल में फैल गई। वह दबाव किसी पहाड़ की तरह कियान गुआंग्याओ पर टूट पड़ा। दोनों के बीच पूरे 9 स्तर का अंतर था। कियान गुआंग्याओ एक पल भी टिक नहीं पाए। उनका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उनकी पीठ के पीछे फैले एंजल विंग्स पूरी तरह दब गए। वह चाहकर भी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। बीबी डोम ने ठंडी नजर से नीचे देखा और बेहद सख्त आवाज में कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूं, अगर किसी को इस बच्चे को ले जाना है तो कियान दाओलियू खुद यहाँ आए। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। तुम चुपचाप यह सब देख रहे थे। पहली बार तुम्हें अपनी इस दत्तक माँ की असली ताकत का एहसास हुआ। कुछ क्षण पहले तक जो महल शांत था, अब वहां हर तरफ भारी दबाव महसूस हो रहा था। तभी अचानक वह भयानक ऑरा गायब हो गई। महल का दरवाजा एक बार फिर सुनहरी रोशनी से भर उठा। अगले ही पल कियान दाओलियू स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने पहले जमीन पर गिरे कियान गुआंग्याओ को उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम जा सकते हो, आगे की बात मैं खुद करूंगा। कियान गुआंग्याओ ने राहत की सांस ली, सम्मान से झुके और तुरंत वहां से चले गए। इसके बाद कियान दाओलियू की नजर बीबी डोंग के पीछे खड़े तुम पर पड़ी। उनकी कठोर आंखों में पहली बार दादा जैसा स्नेह दिखाई दिया। उस समय तांग चेन अपनी शक्ति खो चुके थे और वो सैशी सी गॉड आइलैंड पर थीं। इसलिए पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में कियान दाओलियू ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। देखने में वह केवल 30-32 वर्ष के लगते थे, लेकिन वास्तव में उनकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ओप महामहिम, इस बच्चे ने सिक्स विंग्ड एंजल जागृत किया है। यह मेरे कियान परिवार का वंशज है, इसलिए इसे वर्शिप हॉल लौटना चाहिए। मैं स्वयं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर प्रशिक्षित करूंगा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके निर्णय में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि सिक्स विंग्ड एंजल का उत्तराधिकारी कभी भी वर्शिप हॉल से दूर नहीं रह सकता। बीबी डोम ने हल्की सी ठंडी हंसी के साथ कियान दाओलियू की तरफ देखा और बोली, अजीब बात है, इतने सालों तक यह बच्चा बाहर था, तब आपको कभी इसकी याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही इसने टॉप टियर मार्शल सोल जागृत किया, आप इसे वापस ले जाने आ गए। सच में आपने बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। उनकी बात सुनकर कियान दाओलियू कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि बीबी डोंग की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। इन सभी वर्षों में वह तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे। उनका इरादा था कि अवेकनिंग सेरेमनी के बाद तुम्हारी असली पहचान की पुष्टि करेंगे, लेकिन उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर सिक्स विंग्ड एंजल जागृत हो जाएगा। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने अपना स्वर नरम किया। फिर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखकर चेहरे पर दयालु मुस्कान लाई और बोले, अगर ऐसा है तो फैसला इस बच्चे को ही करने देते हैं। बच्चा, मेरे साथ वर्शिप हॉल चलो। मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाऊंगा। भविष्य में ग्रेट वर्शिप की पूरी विरासत तुम्हें मिलेगी। यह सुनते ही बीबी डोंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह समझ गई कि कियान दाओलियू अब रिश्ते का सहारा लेकर तुम्हें अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन तुमने बिना एक पल की भी देरी किए सीधे बीबी डोंग की तरफ दौड़ लगा दी। तुमने उसे कसकर गले लगा लिया और फिर सिर जोर जोर से हिलाते हुए साफ मना कर दिया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। यह जवाब सुनते ही कियान दाओलियू वहीं के वहीं ठिठक गए। उन्हें शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना सोचे समझे ऐसा फैसला कर लोगे। दूसरी तरफ बीबी डोंग की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और जानबूझकर कियान दाओलियू की तरफ देखकर बोली, ग्रेट वर्शिप, आपने खुद देख लिया, बच्चा अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चाहता है।
अब इसे मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार कियान दाओलियू ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि आज तुम्हें अपने साथ ले जाना संभव नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बच्चा अभी स्पिरिट हॉल में ही रहेगा, भविष्य में धीरे धीरे उसे समझाया जा सकता है। उन्होंने अपने मन की सारी बेचैनी दबा दी और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं आज इसे लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बच्चे के पास ट्विन मार्शियल सोल्स और फुल इन्नेट सोल पावर है। इसलिए स्पिरिट हॉल के होली सन यानी सेंट सन का पद इसी का होना चाहिए। ओक महामहिम, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? बीबी डोंग मन ही मन मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी कि कियान दाओलियू अब सम्मान और पद के जरिए तुम्हारा दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। शियाओ मान की प्रतिभा सेंट सन बनने के योग्य है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कियान दाओलियू ने संतोष से सिर हिलाया। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर तुम्हारी तरफ देखा। इस बार उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा स्नेहभरी थी। शियाओ मान, जब भी समय मिले वर्शिप हॉल जरूर आना। दादाजी हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना कहकर उनके चारों ओर गोल्डन लाइट फैल गई और अगले ही पल उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। उनके जाने के बाद कमरे में फिर से शांति लौट आई। बीबी डोम धीरे धीरे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने तुम्हारे मासूम चेहरे को ध्यान से देखा। उसके मन में कई तरह की भावनाएं एक साथ चल रही थीं। वह मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ यह बच्चा उसे रास्ते में मिला था। अगर यह सचमुच उसके अतीत की कोई कड़वी याद होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। तभी तुमने अपनी छोटी सी बाहें बढ़ाकर उसकी गर्दन को गले लगा लिया और धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं कभी वर्शिप हॉल नहीं जाऊंगा। तुम्हारे ये शब्द सुनते ही बीबी डोंग का कठोर दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और बेहद नरम आवाज में कहा, हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है मेरे अच्छे बच्चे। तुम्हारे चेहरे पर भी हल्की सी राहत दिखाई दी। तुमने मन ही मन लंबी सांस छोड़ी। सबसे मुश्किल परीक्षा आखिरकार खत्म हो चुकी थी। अब तुम्हारे मन में एक नया सवाल उठ रहा था, आखिर अवेकनिंग सेरेमनी से पहले जो इनाम तय हुआ था वह अभी भी मिलेगा या नहीं। कुछ ही दिनों के भीतर ट्विन मार्शियल सोल्स और फुल इन्नेट सोल पावर की खबर पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में फैल गई। स्पिरिट हॉल ने आधिकारिक घोषणा करते हुए तुम्हें सेंट सन घोषित कर दिया। यह समाचार सुनकर महाद्वीप की सभी बड़ी शक्तियां चिंतित हो उठीं। पिछली पीढ़ी का ट्विन मार्शियल सोल जीनियस खुद पोप बीबी डोंग थी और अब अगली पीढ़ी में सेंट सन भी ट्विन मार्शियल सोल जीनियस बन चुका था। अगर तुम सुरक्षित बड़े हो गए तो भविष्य में स्पिरिट हॉल को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। उसी समय तुम्हारे कानों में अचानक सिस्टम की परिचित आवाज गूंज उठी, मिशन कंप्लीट, पोप की अपेक्षा पूरी हुई, फेवरेबिलिटी बढ़ी, आपको 10 वर्षों का रिवॉर्ड ड्रॉ प्राप्त हुआ। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी शाम पोप पैलेस के कमरे में बीबी डोंग आराम से सोफे पर बैठी थी। उसकी लंबी टांगें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं और उसकी सिल्वर हाई हील्स धीरे धीरे हिल रही थीं। आज उसके चेहरे पर रोज वाली सख्ती नहीं थी। उसने तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ मान, मैंने पहले ही कहा था, अगर अवेकनिंग सेरेमनी में तुम सबसे आगे रहे तो मैं तुम्हारी एक ऐसी इच्छा जरूर पूरी करूंगी जो ज्यादा मुश्किल न हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कुछ पल सोचकर सिर उठाया और पूरी मासूमियत से कहा, पोप महामहिम, मैं आपका मार्शियल सोल पोजेशन देखना चाहता हूँ। तुम्हारी यह अनोखी इच्छा सुनते ही बीबी डोंग एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर कोई और इच्छा हो तो मैं बिना सोचे पूरी कर दूंगी। चाहे दुर्लभ आत्मास्थि ही क्यों न मांग लो, लेकिन 5 आत्माओं के एक साथ प्रकट होने वाला मेरा असली रूप, वह मैं किसी को नहीं दिखाती। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। तुम मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचे, उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। तुम्हारी जिद और भोले चेहरे के आगे बीबी डोंग आखिरकार हार गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। अगले ही क्षण पूरे कमरे में जबरदस्त दबाव फैल गया। आत्मारिंग एक एक करके उसके चारों ओर चमकने लगे। बैंगनी और काले प्रकाश ने पूरे हॉल को ढक लिया। उसकी मानव आकृति धीरे धीरे बदलकर विशाल काले लाल मकड़ी जैसे रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, शरीर पर काले कवच जैसी परतें थीं और 8 विशाल मकड़ी के पैर जमीन पर फैल गए। हर पैर पर जहरीले कांटे चमक रहे थे। सामान्य इंसान इस दृश्य को देखकर भय से कांप उठता, लेकिन तुम बिना डरे उसे ध्यान से देखते रहे।
तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि आश्चर्य और प्रशंसा थी। तुम मुस्कुराकर बोले, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। यह सुनते ही बीबी डोंग कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके इस रूप की तारीफ की थी। दुनिया ने हमेशा इसे राक्षसी और डरावना कहा था, लेकिन तुम्हारी नजर में यही रूप सबसे अनोखा और आकर्षक था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। वह हल्का मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम्हें यह रूप अच्छा लगता है? तुमने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत है। ताकत कभी बदसूरत नहीं होती। तुम उत्सुकता से उसके विशाल मकड़ी वाले पैर की ओर बढ़े और उसे छूने लगे। बीबी डोंग घबरा गई और तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। रुको, इन कांटों पर इतना घातक जहर है कि शक्तिशाली टाइटल डोलुओ भी घायल हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी शक्ति से सभी जहरीले कांटे वापस समेट लिए और मकड़ी का कवच बिल्कुल चिकना बना दिया। अब छू सकते हो। लेकिन सावधानी से। तुमने खुशी खुशी उसके पैर को छुआ। ठंडा, मजबूत और अजीब सा स्पर्श तुम्हें बेहद रोचक लगा। तुम बार बार उसे छूते रहे और बीबी डोंग हल्की शर्म से मुस्कुराती रही। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना स्पिरिट रूप वापस ले लिया और फिर से वही शाही, सुंदर और गरिमामयी पोप बनकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने तुम्हारी ओर देखकर कहा, तुम जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति वाले हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें पहला आत्मारिंग दिलाया जाए। 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हें आत्मिक पशुओं के वन में लेकर जाऊंगी। वहां तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त आत्मारिंग चुनेंगे। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। नया मिशन जारी। मिशन बीबी डोंग की सहायता से पहला आत्मारिंग प्राप्त करें। इनाम आत्मारिंग की गुणवत्ता और आयु के अनुसार विशेष पुरस्कार। बीबी डोंग तुम्हारी आज्ञाकारिता से बेहद खुश हुई। उसने मन ही मन तय किया कि रात में तुम्हें एक खास इनाम भी देगी। कुछ देर बाद वह चर्च के महत्वपूर्ण काम निपटाने के लिए वहां से चली गई। कमरा शांत हो गया। तुम उसी सोफे पर बैठ गए जहां कुछ देर पहले बीबी डोंग बैठी थी। हवा में अभी भी उसकी हल्की सुगंध मौजूद थी। तुमने बिना देर किए मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम 10 वर्षीय लकी ड्रॉ इस्तेमाल करो। डिंग। 10 वर्षीय लकी ड्रॉ सफल। बधाई हो, आपको राजा की स्वर्ण कुंजी प्राप्त हुई। तुम्हारे सामने सुनहरी रोशनी से चमकती एक शानदार स्वर्ण कुंजी प्रकट हुई। उसकी चमक देखकर ही समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। सिस्टम ने जानकारी दी कि यह कुंजी एक असीमित खजाने से जुड़ी है, जहां सोना, चांदी, हीरे, रत्न और अनगिनत धन संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि अभी उसमें दिव्य हथियार मौजूद नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें स्वयं इकट्ठा करके उसी खजाने में रखा जा सकता है। इसके साथ तुम्हें भाग्य बढ़ाने की विशेष क्षमता भी प्राप्त हुई, जिससे आगे होने वाले लकी ड्रॉ और महत्वपूर्ण मौकों पर सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तुमने स्वर्ण कुंजी को हाथ में लिया। अगले ही पल वह चमकते हुए सुनहरे प्रकाश में बदलकर तुम्हारे शरीर के अंदर समा गई। तुम्हारे दाएं हाथ पर हल्के सुनहरे रंग की चाबी का एक निशान उभर आया और फिर गायब हो गया। उसी क्षण तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा एक विशाल खजाने से सीधा संबंध बन चुका है। तुम्हारी चेतना के सामने सोने के पहाड़, चांदी की नदियां, हीरे जवाहरात और अनगिनत दुर्लभ खजाने दिखाई देने लगे। तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, धन की चिंता तो अब कभी नहीं रहेगी। अब बस ताकत इकट्ठी करनी है। भविष्य में यही खजाना मेरी सबसे बड़ी नींद बनेगा। आप अपने ट्रेजर, खजाना से बेहद संतुष्ट हैं। आप धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। फिलहाल इस धन दौलत और खजाने की परियों की कहानियों वाली क्षमता ही कई समस्याओं को हल करने के लिए काफी है। रात ढलने पर पोप बीबी डोंग ने गुलाब की खुशबू से महकती नम और गर्म भाप की एक परत को धीरे से स्पर्श किया। नक्काशीदार चंदन की ऊंची अलमारी स्क्रीन के पीछे पानी के गिरने की हल्की आवाज फूलों की महक के साथ फैल रही थी। स्नान पूरा करने के बाद उन्होंने जेड गोल्ड स्टोन से पानी की बूंदों को पोंछा और स्क्रीन पर लटके गुलाबी बैंगनी रंग के नाइटी सूट को पहन लिया। अपनी सुंदर, बेदाग सफेद लंबी टांगों को दिखाते हुए वे स्क्रीन के पीछे से बाहर निकलीं और अपने नंगे पैरों से ठंडी जमीन को छूते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गईं। फिर उन्होंने आत्मा शक्ति, स्पिरिट पावर से सुखाए गए अपने लंबे बालों को कंघी से संवारा। शीशे में अपनी आंखों के कोनों को देखते हुए उन्हें अचानक थोड़ा अकेलापन और उदासी महसूस हुई। पोप के पद पर होने के नाते उनके आसपास के लोग उनसे केवल डरते और झिझकते थे। केवल आप ही ऐसे थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे चिपके रहते थे और जब तब उनके पेट को पकड़कर कहते थे कि आप उनके करीब रहना चाहते हैं।
यह सोचते हुए कि दिन में जब आपकी आत्मा मार्शियल सोल जागृत हुई थी तो उन्होंने इस बच्चे के प्रति हत्या का विचार भी मन में ला दिया था। बीबी डोंग का दिल दहल गया। यह बच्चा हमेशा से बहुत आज्ञाकारी रहा है। यह जानते हुए कि वे जुड़वा आत्माओं को पसंद नहीं करती, आपने खुद ही इसे नष्ट करने की बात कही थी। यहाँ तक कि 99वें स्तर के पीक डोलुओ कियान दाओलियू के शिष्य बनाने के आमंत्रण को भी आपने नियमों का पालन करते हुए ठुकरा दिया था और हर बात में उनकी बात मानी थी। इसके विपरीत वे ही आपको नुकसान पहुंचाने ही वाली थीं। पता नहीं इस बच्चे के दिल में कोई शिकायत या दुख होगा या नहीं। बाल संवारने के बाद वे आपको अच्छी तरह से सांत्वना देने और कुछ मुआवजा देने के इरादे से साइड पैलेस की ओर बढ़ी। 4 साल की उम्र से ही आप साइड पैलेस में रह रहे थे। केवल उनकी अनुमति से ही आप मुख्य पैलेस में सो सकते थे और कभी कभी आप आधी रात को चुपके से उनके बिस्तर पर चढ़कर उन्हें पकड़कर सो जाते थे। इस समय आप बिस्तर पर बैठे थे। किंग्स स्वॉर्ड की क्षमता से पहले निकाले गए, लेकिन गोल्डन ड्रैगन का खून न होने के कारण इस्तेमाल न हो पाने की वजह से सिस्टम स्पेस में धूल खा रहे गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, शैडो क्लॉक, 8वें स्तर का सोल गाइड थॉर हैमर, इमोर्टल हर्ब्स और यूडिंग खुशबू, इन सभी को आपने किंग्स ट्रेजर में समेट लिया था। खजाने की आत्मसात असिमिलेशन करने की क्षमता आपके सभी संग्रहित सामानों पर एक विशेष मुहर लगा सकती थी। सभी चीजों को खजाने में डाला जा सकता था। गुलाब की जानी पहचानी ठंडी खुशबू आपकी नाक में समाई और आपने तुरंत खजाना बंद कर दिया, बिस्तर से नीचे छलांग लगाई और दौड़कर बीबी डोंग का स्वागत करने पहुंचे। एक झटके में आपने बीबी डोंग को गले लगा लिया। स्नान के बाद फूलों की महक से महकती उनकी कोमल और रेशमी लंबी टांगों का एहसास बेहद नाजुक और लचीला था, इसलिए आपने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। तुम छोटे बदमाश। बीबी डोंग की आंखों में प्यार और दुलार भर आया। उन्होंने आपके बालों को सहलाया और आपको थोड़ी देर खुद से चिपके रहने दिया। जब आपने अपना हाथ छोड़ा तो आपके चेहरे पर अनिच्छा का भाव देखकर बीबी डोंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे बिस्तर के किनारे बैठ गईं, आपकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, छोटे मियान, आज जागृति समारोह में मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार किया और यहाँ तक कि मेरे मन में तुम्हें मारने का विचार भी आया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उनके इस सवाल पर आप हैरान रह गए। आपको तुरंत जवाब न देते देखकर बीबी डोंग ने सोचा कि शायद आपके दिल में कोई दुख छुपा है। यह बच्चा जुड़वा आत्माओं और जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ था। एक अद्भुत प्रतिभा होने के नाते इसे तारीफ की उम्मीद होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रूखा व्यवहार किया और यहाँ तक कि हत्या का विचार भी लाया, जिससे मनमुटाव होना स्वाभाविक था। वे इस बच्चे को एंजेल क्लेन को खत्म करने के लिए सबसे तेज तलवार के रूप में बड़ा करना चाहती थीं, इसलिए वे अपने और आपके बीच कोई दरार नहीं आने दे सकती थीं। पोप महामहिम, आपने जो किया उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। मैं भला आपसे नाराज क्यों होऊंगा? आपने अपना सिर जोर से नामे हिलाया। जब भी तुम देखना चाहो देख सकते हो। मैं तुम्हें एक और ऐसी मांग करने की इजाजत देती हूँ जो बहुत ज्यादा न हो, इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। यह सुनकर आप मन ही मन बहुत खुश हुए। इसका मतलब था कि भविष्य में आप कभी भी उनका वह आधामानव आधामकड़ी रूप देख सकते थे, जिससे बाकी लोग डरकर भागते थे। आपकी नज़र बीबी डोंग की हंस जैसी लंबी, सुडौल और गोरी गर्दन पर टिक गई। आपकी हरी आंखों में एक चमकती हुई चाहत तैर उठी और आपने दबी आवाज में पूछा, पोप महामहिम, क्या मैं आपको एक छोटा सा काट बाइट सकता हूँ? एक काट? बीबी डोंग थोड़ा चौंकी। बच्चे की आंखों में उम्मीद से भरी लालसा देखकर उन्हें लगा कि यह मांग सच में कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, काट सकते हो। आपको उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से मान जाएंगी। खुशी के मारे आप उनके करीब पहुंच गए। गुलाब की तीखी खुशबू उनके अनोखे ठंडे इत्र के साथ मिलकर आपको सराबोर कर गई। आप बीबी डोंग के कान के पास पहुंचे और अपनी मासूम मगर नटखट आवाज में ऐलान किया, हे, अब से पोप महामहिम सिर्फ मेरे हैं। मैं किसी और को आपको मुझसे छीनने नहीं दूंगा। हे, पोप महामहिम, अब आपके शरीर पर मेरा निशान लग चुका है। आज के बाद से आप सिर्फ मेरी हैं और मैं किसी को भी आपको मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। कान के पास गूंजते इन मासूम लेकिन अधिकार जमाने वाले शब्दों को सुनकर बीबी डोंग के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी हैरानी छा गई। उन्होंने इस बच्चे को देखा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बात कहने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर आपके माथे पर हल्के से मारी और एक प्यारी सी डांट के साथ कहा, उल्टा सीधा मत बोलो, छोटे बदमाश। क्या बकवास कर रहे हो? याद रखो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। आपने आगे बढ़कर उनकी बढ़ाई हुई उंगली को अपने मुंह में ले लिया और दांतों से हल्का सा काट लिया। बीबी डोंग की उंगली हल्की सी कांपी और उस पर दांत का एक हल्का निशान बन गया।
अगर कोई और उनके साथ ऐसी गुस्ताखी करता तो वे कब का गुस्सा हो चुकी होती, लेकिन आप उनके हाथों पले-बढ़े बच्चे थे। उनकी नज़र में यह हरकत सिर्फ एक बच्चे का लाड प्यार का नखरा थी। उन्होंने अपनी उंगली वापस खींच ली और उस पर छपे निशान को देखा। गुस्सा होने के बजाय उनके दिल में एक अजीब सी खुशी जागी, यह इस बात का सबूत था कि आप उन पर निर्भर हैं। उन्होंने आपको अपनी गोद में भींच लिया और आपके कान में फुसफुसाकर कहा, जिसमें हल्की सी मिठास और लाड़ था, सच में बहुत जिद्दी और अधिकार जताने वाले छोटे जीव हो तुम। जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, ठीक है? हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और आप भी सिर्फ मेरी रहेंगी। आप उनकी गोद में दुबक गए और आज्ञाकारिता से सिर हिलाया। बीबी डोंग का दिल तसल्ली से भर गया। आप उन पर जितने निर्भर होंगे भविष्य में उतने ही वफादार होंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो उनके हाथ की सबसे तेज तलवार बनेंगे जो इस महाद्वीप को फतह करेगी और एंजेल क्लेन का विनाश करेगी। समय तेजी से बीता और जल्द ही वह दिन आ गया जब बीबी डोंग आपको आपका पहला सोल रिंग आत्मा वलय दिलाने के लिए शिकार पर ले जाने वाली थीं। सुबह की धूप पर्दे से छानकर पोप के विश्राम कक्ष बेडरूम में फर्श पर खूबसूरत परछाइयां बना रही थी। वाइन रेड रंग की पतली नाइटी पहने बीबी डोंग बिस्तर पर एक तरफ लेटी हुई थीं। वे अपनी गोद में सो रहे आपको देखकर अपनी भवों में थोड़ी लाचारी और लाड़ छुपाए हुए नीचे देख रही थीं। यह छोटा जीव कल रात फिर से चुपके से उनके बिस्तर पर चढ़ाया था। इसकी हरकतें दिन ब दिन निडर होती जा रही थीं। अब इसे दूसरा कमरा देने का समय आ गया था। कल रात की आपकी अचानक की गई शरारती हरकत को याद करके उनके गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। छोटे बदमाश उठ जाओ, उन्होंने आपके कान के पास झुककर हौले से पुकारा। अपनी जीभ की नोक से हल्का सा स्पर्श करते हुए उन्होंने आपके कान के ऊपरी हिस्से को हल्के से काटा, जैसे कल रात के आपके अचानक हमले का बदला ले रही हों। कान पर उस गर्म और हल्की सी सनसनी भरे दर्द का एहसास होते ही आपने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और आपकी आंखें सीधे बीबी डोंग की शांत आंखों से जा टकराईं। तुम सीधा बीबी डोंग के बेहद करीब पहुंच गए। उसका खूबसूरत चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने था। न जाने किस अनजानी हिम्मत से तुमने हल्का सा सिर उठाया और उसके होठों पर एक कोमल चुंबन रख दिया। उसके नरम और गर्म होठों का एहसास ऐसा था कि तुम कुछ पल के लिए खुद को अलग ही नहीं कर पाए। बीबी डोंग का पूरा शरीर एक पल को सिहर उठा। उसकी लाल आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह तुम्हें तुरंत दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि तुम अभी अभी जागे हो और शायद पूरी तरह होश में नहीं हो, उसने खुद को रोक लिया। वह चुपचाप इंतजार करती रही कि तुम्हें होश आए। कुछ देर बाद तुम धीरे धीरे पीछे हटे, फिर नींद से जागने का नाटक करते हुए लंबी जम्हाई ली और मासूमियत से बोले, गुड मॉर्निंग पोप साहिबा। बीबी डोंग आखिरकार संभली। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस शांत स्वर में बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें सोल बीस्ट फॉरेस्ट के लिए निकलना है। तुमने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और तुरंत कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की ओर भाग गए। तुम्हारी छोटी सी पीठ को देखते हुए बीबी डोंग ने अनजाने में अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख दीं और मन ही मन बुदबुदाई, यह छोटा शैतान दिन ब दिन और भी ज्यादा निडर होता जा रहा है। इतनी छोटी उम्र में ही वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। पोप होने के नाते बीबी डोंग के पास हर दिन अनगिनत जिम्मेदारियां रहती थीं। आमतौर पर अगर स्पिरिट हॉल के किसी सेंट को सोल रिंग चाहिए होती तो वह गोस्ट डुलियो को साथ भेज देती, लेकिन तुम्हारे मामले में उसने खुद आने का फैसला किया। चलो, उसने शांत आवाज में कहा और आगे बढ़ गई। तुम बिना कोई शरारत किए उसके पीछे पीछे चल दिए। स्पिरिट हॉल सिटी से लगभग 300 ली दूर एक विशाल सोल बीस्ट ब्रीडिंग फॉरेस्ट था। ऊंची दीवारें और लोहे की जालियां पूरे जंगल को घेरे हुए थीं। बाहर भारी सुरक्षा थी और अंदर लगातार स्पिरिट मास्टर्स गश्त कर रहे थे। यहाँ ज्यादातर 100 साल और 1000 साल पुराने सोल बीस्ट्स को पाला जाता था, जबकि 10,000 साल वाले बेहद दुर्लभ थे। एक क्लाउड रेड बीस्ट आसमान से उतरकर जंगल के भीतर आकर रुका। गश्त कर रहे स्पिरिट मास्टर्स ने जैसे ही बीबी डोंग को देखा, सभी तुरंत सम्मान से झुक गए और रास्ता खाली कर दिया। बीबी डोंग ने तुम्हारी ओर देखा और बोली, आज मैं तुम्हारे पहले सोल रिंग के लिए सबसे उपयुक्त सोल बीस्ट चुनूंगी। मेरे पीछे रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, इस जंगल में एक बेहद खतरनाक सोल बीस्ट हंटर रहता है। तुम्हारे मन में सबसे पहले मैनफेस्ट डीमन स्पाइडर का नाम आया, लेकिन अगले ही पल तुमने उस विचार को खारिज कर दिया। डीमन स्पाइडर को ईविल स्लेयर कहा जाता था, जबकि हंटर कोई और प्रजाति थी। घना जंगल सूरज की रोशनी तक को रोक रहा था। ब्लू यिन ग्रास चारों ओर फैली थी। सॉफ्ट बोन रैबिट्स पेड़ों के खोखलों से निकलकर नेदर वुल्व्स से बचने के लिए भाग रहे थे।
दूर दूर से जानवरों की गर्जना लगातार सुनाई दे रही थी। तुम बीबी डोम के पीछे तेजी से आगे बढ़ते हुए स्पिरिट हॉल की सोल बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया याद करने लगे। हंटर कीड़ों की श्रेणी का सबसे खतरनाक सोल बीस्ट। अगर तुम्हारा मार्शियल सोल स्पाइडर एम्परर था तो पहली सोल रिंग के लिए ऐसा सोल बीस्ट सबसे अच्छा विकल्प था। अचानक आगे चल रही बीबी डोंग रुक गई। तुम विचारों में इतने खोए थे कि सीधे उससे टकरा गए। तुम्हारा चेहरा उसके मुलायम शरीर से छू गया। तुम घबराकर तुरंत पीछे हटे। बीबी डोंग ने मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, चलते चलते भी कहाँ खो गए थे? तुमने बिना देर किए जवाब दिया, ओक साहिबा, क्या वह सोल बीस्ट हंटर गोस्ट ब्लेड मैंटिस है? बीबी डोंग ने हल्के से सिर हिलाया और संतुष्ट होकर बोली, लगता है तुमने अच्छी तैयारी की है। यह सुनते ही तुम्हारे मन में लहरें उठने लगीं। गोस्ट ब्लेड मैंटिस कीड़ों की श्रेणी का सर्वोच्च सोल बीस्ट था। इसकी संख्या पूरी डुलियो कॉन्टिनेंट में बेहद कम थी। स्पिरिट हॉल के रिकॉर्ड में भी इसका उल्लेख बहुत कम मिलता था। बीबी डोम की छठी सोल रिंग भी एक लाख साल पुराने गोस्ट ब्लेड मैंटिस से मिली थी, जिसने उसे दो बेहद शक्तिशाली सोल स्किल्स दिए थे। एक ऐसा हमला जो फिजिकल डिफेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था और दुश्मन की सोल पावर को लगातार निगलता रहता था, जबकि दूसरा स्पेस रिफ्ट बनाकर आसपास की हर चीज को चीरकर निगल सकता था। स्पिरिट हॉल के रिकॉर्ड के अनुसार 5 साल पहले उस 100,000 ईयर गोस्ट ब्लेड मैंटिस को मारने के लिए गोस्ट डुलियो समेत कई शीर्ष डुलियो को मिलकर लड़ना पड़ा था। बीबी डोम ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोली, हम अभी